हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th का साइंस। क्या देखेंगे? क्लास 10th का साइंस, जिसको हम लोग हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान। तो इसका हम लोग साइंस का जो है कि टॉप 400 MBBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर देखेंगे। यानी जो कि हमारा 400 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देख रहे हैं, उसका यह सीरीज नंबर 2 होगा। क्या होगा? पार्ट 2 होगा, जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यानी इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देखेंगे। तो यह आपका जो है कि पार्ट 2 होने वाला है। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो जो है वह नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उसे देख लीजिएगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, यह 400 का सीरीज, यह आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर आपने इतना क्वेश्चन को याद कर लेता है, 400 क्वेश्चन को, तो आपका जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछता है, यानी 80 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपका 40 नंबर पूर्ण रूप से इतना क्वेश्चन से आपका कंफर्म हो जाएगा। इतना अगर क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो 40 नंबर 100% गारंटी के साथ उठ जाएगा। क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी लंबा है, आपको क्वेश्चन काफ़ी अधिक पढ़ना है, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ही आपको यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। यानी देखिए, यह आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है। क्या है? पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें हम लोग 40 क्वेश्चन जो है पूरी फुल कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जा करके देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पर डे क्लास चलाया जाता है, शाम को 7 बजे से पर डे क्लास चलता है, तो आप क्लास पर डे ज्वाइन कीजिए। आपके एग्जाम तक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेटेड, वह पूर्ण रूप से सिलेबस आपका समाप्त हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छी खासी 80% 90% स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। यानी रक्त में जो आयरन की कमी से एक होने वाला कौन सा वह रोग है? टीबी है, या मधुमेह है, या एनीमिया है, या उच्च रक्तचाप है। तो देखिए, रक्त में जो आयरन की कमी होती है उससे जो रोग होता है वह आपका एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। यानी रक्त में जब आयरन की मात्रा कम हो जाता है, यानी आयरन की कमी हो जाती है, तो क्या होता है? वह जो है कि एनीमिया रोग से वह व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब एक साथ दोनों मिलते हैं तो उनके संलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन, या अंकुरन, या परागन, या किण्वन। तो देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संलग्न होते हैं उनको हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है? यानी जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसका जो स्राव है वह कहाँ होता है? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि में, या यकृत में, या वृक्क में, या विदिशन में। तो देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन का जो स्राव होता है वह आपका थायराइड ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि में। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? कह रहा है कि यह जो आपको आहार श्रृंखला का एक दिया हुआ है जैसे पॉइंट, इसमें से कौन जो है एक जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण है, वही आपसे क्वेश्चन कहा है। जैसे फर्स्ट देखिएगा क्या कहा है, घास, बकरी और शेर। जैसे देखिए, घास को अगर बकरी खाती है तो बकरी को फिर क्या होता है? शेर खाता है। तो यह हमारा जो है कि जल में रहने वाला जीव नहीं है। यानी अगर हो सकता है क्या है, घास जो है वह जल में होगा, लेकिन बकरी और शेर क्या है? वह जलीय जीव नहीं है। इसलिए यह हमारा क्या होगा? जलीय आहार श्रृंखला नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका शैवाल, छोटी मछली और बड़ी मछली। अब देखिए, शैवाल जो होता है, जिसको हम लोग जैसे कि पानी में देखते हैं कि छोटा छोटा जो घास होता है, जो हरा हरा टाइप के, जिसको हरियारा बोलते हैं या फिर काई बोलता है कि बहुत आदमी कि वह लग गया है, तो वही क्या होता है? वह शैवाल होता है। और शैवाल को जो है कि छोटी मछली खाती है। क्या खाती है? छोटी मछली उसको खाती है, और फिर छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। और ये सभी कहाँ पाया जाता है? तो जल में पाया जाता है। यह इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यह जो एक आहार श्रृंखला बना रहा है, यह एक जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका घास, जलीय कीट, मछली और मनुष्य। देखिए, घास, जलीय कीट और मछली तो जल में हो सकता है, लेकिन मनुष्य क्या है? यह जलीय जीव नहीं है। इसलिए आपका क्या होगा? पूर्ण रूप से यह जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका घास,
मछली और मनुष्य। तो घास मछली हो सकता है, लेकिन फिर इसमें क्या है, मनुष्य है, जो कि अब नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। यानी शैवाल, छोटी मछली और बड़ी मछली जो है यह आपका जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। देखिए, जो भी क्वेश्चन समझाने वाला होगा उसे ज़रूर समझा दूंगा। अगर जो क्वेश्चन याद करने वाला होगा उसको आपको ही याद करना पड़ेगा। मैं आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करके दे रहा हूँ, आपको आंसर बता रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन समझाने वाला है मैं बताऊँगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। यहाँ कह रहा है 45 नंबर, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी मनुष्य जो होते हैं उनमें कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन है 26 या 46 या 23 या 18। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहा है कि मनुष्य में जो है कि वह कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे एक जोड़ा में कितना होता है, अगर एक जोड़ा हम लेते हैं तो वह 2 होता है। दो का जोड़ा लगाते हैं, यानी एक जोड़ा इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। अगर 2 जोड़ा का है उसका मतलब कि 4 होगा। अब देखिए मनुष्य में जो है कि वह गुणसूत्र जो है वह कितना है, 23 जोड़ा पाया जाता है। कितना होता है, 23 जोड़ा। तो आपसे अगर कहेगा कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा है कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो आपका कितना होगा, वह 23 जोड़ा होगा। वही आप देखिए ऑप्शन बी में है 46। अब किसी बच्चा को क्या होगा, पता होगा कि गुणसूत्र 46 पाया जाता है, वह यही टिक कर देगा। लेकिन क्या होगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 23, यह ब्रैकेट में 46 इसलिए दिया गया है कि यह आपका 23 जोड़ा इक्वल टू कितना होगा, 46 होगा। तो वही यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया गया है। तो जैसे देखिए यहाँ पे पूछा कितने जोड़े, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप 46 टिक कर दीजिएगा, नहीं, आपको से पूछा जाएगा आपसे अगर क्वेश्चन कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, यहाँ पे जोड़े नहीं रहेगा तो आप 46 टिक कीजिए। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आपका 23 जोड़ा होता है। यानी वह 23 जोड़ा कहने का मतलब 46। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए इसमें यहाँ पे आपको नोट में कुछ दिया गया है। जैसे इसमें है कि 22 जोड़ा अलिंगी गुणसूत्र और 1 जोड़ा लिंगी गुणसूत्र पाया जाता है। जैसे यह जो होगा, यह जो 23 जोड़ा जो मनुष्य में गुणसूत्र पाया जाता है, वह आप उसमें से आपका 22 जोड़ा जो है वह अलिंगी गुणसूत्र और 1 जोड़ा लिंगी गुणसूत्र पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 44 जो है वह अलिंगी गुणसूत्र और 2 जो है वह क्या है, लिंगी गुणसूत्र पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि मनुष्य में कितने जोड़े अलिंगी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे, 22 जोड़ा। और कितने जोड़े लिंगी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 1 जोड़ा। और कुछ सिर्फ पूछेगा कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ा। और कहेगा कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 पाए जाते हैं। इस टाइप से आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन से बनता है। यानी इथाइल अल्कोहल जो है वह किस प्रकार की श्वसन से बनता है, वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे ए और बी जो दोनों कह रहा है, इसका मतलब है कि अगर वह वायवीय से भी बन रहा है और अवायवीय से भी बन रहा है तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी दोनों। लेकिन यहाँ पे क्या है, यह जो है कि आपका इथाइल अल्कोहल वह अवायवीय श्वसन से बनता है। क्या है, अवायवीय श्वसन से यह बनता है, इसलिए यहाँ पे हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यानी किसमें जो है कि इस चारों में से किसमें जो है अलैंगिक जनन जो है वह मुकुलन द्वारा होता है। आपका ऑप्शन है ईस्ट, प्लाज्मोडियम या अमीबा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका ईस्ट जो है उसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमारा 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है परागकोश में पाया जाता है। परागकोश में क्या पाया जाता है, दलपुंज या परागकण या स्टिगम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परागकोश जो है उसमें आपका परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, परागकण। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है,
क्या है, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। यानी ग्वाइटर जिसको कहते हैं उसी को घेंघा रोग बोलते हैं। जैसे क्या होता है, देखते हैं आप अपने समाज में भी देखते होंगे, जैसे किसी को क्या होता है, गर्दन पे जो है कि थोड़ा थोड़ा क्या होता है, घेंघा टाइप का लटक जाता है। यानी वह गर्दन जो है क्या होता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, वहाँ पे लटका टाइप का निकल हो जाता है। तो वही कह रहा है कि वो उसी को हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं, या घेंघा रोग उसी को बोला जाता है। तो वही कहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग जो है वह पनपता है। यानी वह किस कारण से या किसके कमी से वह शरीर में, जैसे कोई भी बीमारी अगर होता है तो क्या होता है, शरीर में किसी चीज़ की कमी के कारण या किसी चीज़ के बढ़ने के कारण वह क्या होता है, कोई बीमारी फैलता है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन एक देखा है, क्या था कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न हो रहा था। वही यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग जो है वह किस चीज़ की कमी से या किस चीज़ के अधिक हो जाने से वह पनपता है। तो आपका ऑप्शन है चीनी की कमी से, या आयोडीन की कमी से, या रक्त की कमी से, या मोटापा से। तो देखिए यह जो है कि आयोडीन की कमी से पनपता है। किससे होता है, जब आयोडीन की कमी शरीर में कम हो जाता है तो वही जो है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वह किसने लिखा है। यह जो है आपका पुस्तक का नाम है, यह पुस्तक किसने लिखा है वही क्वेश्चन कहा है। ऑप्शन है डार्विन, या ओपेरिन, या लेमार्क, या इनमें से कोई नहीं। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वह डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा है, डार्विन ने। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा। कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन है CaCO3, MgHCO3 के होल 2, या CaHCO3 का होल 2, या MgCO3 का होल 2। तो देखिए यह संगमरमर जो है यह कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, यह संगमरमर जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। और इसी का रासायनिक सूत्र जो है वह CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3। Ca कैल्शियम है और CO3 कार्बोनेट है। यानी संगमरमर का रासायनिक अगर नाम पूछेगा तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और रासायनिक सूत्र पूछा है तो CaCO3 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको किसी क्वेश्चन पे अगर डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। वीडियो क्योंकि क्लास यहाँ पे पर डे चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। अभी आपसे पूछा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, अब यहाँ पे पूछ रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है CH3COOH, या C6H12O6। क्या है, C6H12O6। क्या है, C6H12O6। तो यह जो है कि आपका ऑप्शन सी में है C12H22 और O11। डी में है CH3CHO। तो देखिए यहाँ पे पूछा है आपसे चीनी का रासायनिक सूत्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्या है, C12H22। क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 और O6 होता है। सॉरी, O जो है वह 11 होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी चीनी का रासायनिक सूत्र है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पे फिर बिल्कुल फ्री में जो भी क्लास चलेगा उसका बिल्कुल फ्री में आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, CO2, या क्लोरोफिल, या सूर्य प्रकाश, या इनमें से सभी। तो देखिए स्वपोषी पोषण जो होते हैं उनके लिए यह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, ये सभी आवश्यक है, यानी सभी जरूरी है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इंसुलिन की कमी से होता है। क्या होता है, इंसुलिन की कमी से जो है वह कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग, या बौनापन, या मधुमेह, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घेंघा रोग जो था वह किसके कमी से हुआ है, आयोडीन की कमी से।
यहाँ पे क्या है, इंसुलिन की कमी से जो है वह आपका मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे अगर पूछेगा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो एनीमिया होगा। क्या होगा? एनीमिया होगा। या फिर पूछेगा कि एनीमिया रोग जो है वह किसकी कमी से होती है, तो आयरन की कमी से। यह घेंघा रोग किसकी कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से। या आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग। इंसुलिन की कमी से पूछा तो मधुमेह रोग होगा। या फिर पूछेगा कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन को उलट कर भी पूछ सकता है, इसलिए आप क्वेश्चन के साथ साथ आंसर पर भी ध्यान दें। दोनों को अच्छी प्रकार से समझिएगा, आपको पूर्ण रूप से कंसेप्ट क्लियर रहेगा। चलिए, यहाँ पे पूछा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, वह आपका मधुमेह रोग है। यानी ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। यानी क्लोरोफिल जो होता है उसका रंग कैसा होता है, हरा या नीला या लाल या सफ़ेद। तो क्लोरोफिल का रंग जो है वह हरा होता है। कैसा होता है? हरा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो है वह कैसा तत्व है, तो यह आपका एक अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? हीलियम आपका अक्रिय तत्व है। यानी ऑप्शन नंबर ए में अक्रिय दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 57 नंबर, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाला है। कह रहा है कि जल में जो है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है उसकी परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है, वही क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए जल का जो सूत्र है वह आपका H2O होता है। क्या होता है? H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के, यहाँ पे O के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है। यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिल करके क्या बना रहा है, H2O, यानी यह जल बना रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है, क्वेश्चन को समझिएगा बड़े अच्छा से। कह रहा है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन पहले पूछा है, देखिए H2O है। H2O यानी H कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यानी 2:1 होगा। अब देखिए ऑप्शन ए में आपका 2:1 है। यहाँ पे देखिए यह 3:1 तो होगा नहीं, यह 2:2 भी नहीं होगा, और यह भी आपका 2:2 है। यह दोनों ऑप्शन सेम है तो नहीं होगा। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि कोई ऑप्शन में, जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन एक ही सेम हो गया है, तो किसी ऑप्शन में आपको 1:2 दे देगा। क्या दे देगा? 1:2। तो ऐसा नहीं है कि आप 2:1 और 1:2 दोनों वही समझ लीजिएगा। इसका मतलब होता है 2:1 का मतलब कि 2/1, और 1:2 का मतलब 1/2। अब देखिए 2 में 1 से भाग देखें, सॉरी 2 में 1 से हम भाग देंगे तो वह क्या होगा, 2 का 2 रह जाएगा। लेकिन 1 में 2 से भाग देंगे, यह 0.5 हो जाएगा, यानी आधा। अब देखिए यहाँ 2 है और यह 0.5, दोनों बराबर होगा? नहीं होगा। इसलिए आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। अगर यही कहता आपसे कि जल में, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूछा है, अगर पूछता कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन देता और यहाँ हाइड्रोजन, तो अब हम क्या मारते, 1:2, क्योंकि उसमें हमारा क्या है, ऑक्सीजन की 1 परमाणु है और हाइड्रोजन की 2 परमाणु है। तो अगर हाइड्रोजन बाद में कहेगा तो बाद में रखेंगे, हाइड्रोजन पहले कहा है तो हम पहले रखें। इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए कोई भी होगा, आपको क्या करेगा, यह क्वेश्चन बता देगा कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है, कह देगा ऑप्शन ए राइट है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही आंसर है। अब देखिए आपको समझ में नहीं आया कि यह 2:1 कहाँ से आया, कैसे आया, इसका सूत्र आपको याद होगा, लेकिन आपको आपका दिमाग जो है उस पर नहीं जाएगा, तो आप समझ नहीं पाइएगा। इसलिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वह आपको पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट के साथ दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। यानी आवर्त सारणी जो होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी कहिए या आवर्त सारणी, उसमें जो है कितने आवर्त होते हैं, 7 या 9 या 8 या 12। तो देखिए आवर्त सारणी में जो है वह आवर्त की संख्या 7 है। कितना है? 7 है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अब देखिए यह जो है कि आपका कहेगा
कि आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो 7 आवर्त है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त सारणी में या जैसे देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि आवर्त सारणी का है या आधुनिक आवर्त सारणी का है, तो आपको यही समझना है कि अगर कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, देखिएगा यहाँ आवर्त पूछा है, अगर पूछेगा आपसे कि कितने वर्ग है तो आधुनिक आवर्त सारणी का है या आवर्त सारणी का है, आपको 18 टिक करना है। कितना करना है? 18 ऑप्शन में रहेगा तो आपको 18 टिक करना है। लेकिन जब क्वेश्चन कहेगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, क्या है मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में केवल 8 वर्ग है। कितने वर्ग है? 8 वर्ग है। और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। और आवर्तों की संख्या जो है वह आपका 7 है। कितना है? आवर्त की संख्या आपको दोनों में 7 ही है। अब देखिए यह जो है आपका पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन कि जैसे कि आपसे पूछ देगा कि क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है। अब देखिए क्षैतिज आपने बचपन में पढ़ा होगा, शुरू में छोटे क्लास में क्या होता है क्षैतिज रेखा, तो आपने क्या पढ़ा होगा कि लेटी हुई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से जो वह क्या है पृथ्वी के समांतर हो, यानी पृथ्वी के धरातल के वह समांतर होगा, वही लेटी हुई रेखा कहलाती है और उसी को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो वह क्या होगा, जो क्षैतिज कतारें होगी वह हमारा क्या होगा, यानी क्षैतिज पंक्तियाँ वह आपका आवर्त होगा। और जो उद्गर स्तंभ होगा, स्तंभ कहने का मतलब खंभा होता है जो खड़ा हो, तो जो उद्गर स्तंभ होगा वह आपका वर्ग होगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उद्गर स्तंभ क्या कहलाता है, तो आपका वह वर्ग कहलाता है और क्षैतिज कतारें तो आवर्त कहलाता है। इसमें आपसे सिर्फ पूछा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, यानी 7 होते हैं। यहाँ पे आपका आशा करता हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन जरूर कंप्लीट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिलिकॉन क्या है, यानी सिलिकॉन जो है वह क्या है, धातु है या अधातु है या उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो है वह आपका उपधातु है। अब देखिए उपधातु जो है उसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्या होते हैं? आपका उपधातु है, ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी पौधे में जो होती है वह श्वसन क्रिया के अंतर्गत जब एडीपी जो टूटता है तो उससे टूटने से कितनी ऊर्जा जो है वह मुक्त होती है, वही पूछा है। ऑप्शन है 30.5 किलो जूल प्रति मोल या फिर 305 किलो जूल प्रति मोल या 3.5 किलो जूल प्रति मोल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। या क्या होगा, जैसे कि पौधे में जो श्वसन क्रिया के अंतर्गत जो एडीपी टूटते हैं उनसे आपका 3.5 किलो जूल क्या होता है 5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनोफिलीज, क्या कहते हैं मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है उसको हम लोग मादा एनोफिलीज कहते हैं। तो वह जो मच्छर है वह किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, यानी किस तरह के जल में वह पाया जाता है या किस तरह के जल में वह उत्पन्न होता है जो मलेरिया उत्पन्न करता है वह मच्छर। तो ऑप्शन है साफ जल में या गंदा जल में या मीठा जल में या इनमें से सभी में। तो देखिए यह मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वह आपका गंदा जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गंदा जल में। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, क्या है जैसे यहाँ पे है मलेरिया उत्पन्न करने वाला, तो आपसे ये क्वेश्चन और पूछता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला क्या है, डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वह किस तरह के जल में पाया जाता है या किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, वह आपका साफ जल में होता है। क्या होता है? साफ जल में। तो आप दोनों को ध्यान में रखिएगा, अगर मलेरिया पूछेगा तो वह आपका गंदा जल में होगा, लेकिन जैसे ही डेंगू पूछेगा वह आपका साफ जल होगा। क्या होगा? साफ जल होगा। यानी आपका यहाँ पे पूछा है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, और इसको जो है हम लोग मादा एनोफिलीज के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो है आपका गंदा जल में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत जो है वह कहाँ पाया जाता है, वही आपसे क्वेश्चन कहा है। ऑप्शन है आपका वायुमंडल के निचले सतह में या वायुमंडल के ऊपरी सतह में या वायुमंडल के मध्य सतह में। तो देखिए यह ओजोन परत जो है वह आपका वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 63 नंबर, देखिएगा कह रहा है मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। अब देखिए आप फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। अभी आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में पूर्ण रूप से समझा दिए हैं, तो आप फटाफट से कमेंट कीजिए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 8 है। अगर पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 18 है। कितने हैं, आधुनिक आवर्त सारणी जैसे पूछेगा 18 वर्ग हो जाएगा। अगर मेंडलीव के आवर्त सारणी पूछ रहा है तो उसमें आपका 8 वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अक्रिय तत्व कौन है। अभी आपने देखा है एक क्वेश्चन, जैसे इसमें कार्बन, हीलियम, सोना और हाइड्रोजन। अब देखिए आपसे एक थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया गया था कि हीलियम कैसा तत्व है। क्या है, हीलियम कैसा तत्व है, आपने बताया अक्रिय तत्व है। क्या है, अक्रिय तत्व है। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन उलट कर बताया गया, अक्रिय तत्व कौन है, ऑप्शन बी राइट है। क्या है, हीलियम आपका अक्रिय तत्व है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन की संयोजकता क्या है। अब देखिए यह क्वेश्चन आपको समझने वाली है। देखिएगा कहा है कि क्लोरीन की जो संयोजकता है वह क्या है। अब देखिए क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वह 17 होता है। कितना होता है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। अब देखिए इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यह आपका 2, 8 और 7 आएगा। क्या आएगा, 2, 8 और 7 आएगा, यानी 8, 2, 10 और 7, 17। इस प्रकार जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह क्लोरीन का 2, 8 और 7 हुआ। अब देखिए इसके जो बाहरी कक्षा में है, यानी सबसे अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया है कि क्या होता है, कोई भी तत्व जो है वह एक हीलियम को छोड़कर वह क्या है, अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। क्या है, वह अष्टक पूर्ण करना चाहता है। अब देखिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए जितने भी बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है वही उसका क्या होता है, संयोजकता होता है। लेकिन यहाँ पे जो है कि जैसे देखिए संयोजकता जो है यहाँ पे क्या है, अगर उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन तक रहता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया या 3 हो गया, तो वह इलेक्ट्रॉन अगर रहता है तो वह अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कि जैसे देखिए 1 है, 2 है या 3 है, तो उससे जो है कि 8 पहुंचने में, यानी 8 को पूरा करने में क्या होगा, काफ़ी समय लग रहा है, जिससे क्या होगा उसका जो है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा और त्याग करने में उसे आसानी होगी। तो इसलिए वह क्या करता है, त्याग करता है। तो जिसके बाहरी कक्षा में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। लेकिन जैसे ही यह आपका 5, 6 या 7 हो जाता है, क्या है 5, 6 या 7 हो जाएगा, तो यह जो है कि आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वह अपना अष्टक पूर्ण करता है। क्या करता है, अष्टक पूर्ण करता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ, पहले इसको देखिए। यहाँ पे क्या है, यह अष्टक पूर्ण करता है। जैसे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास और कितने इलेक्ट्रॉन आएगा जिसके आपका इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 8 में से इस 5 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचा, 3 बचा। यही इसका संयोजकता हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 8 में से जब 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि इसका क्या है, संयोजकता यही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए जैसे कह देगा कि सोडियम की परमाणु संख्या जो है वह आपका 11 होता है। क्या होता है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 3 होगा। क्या होगा, 2, 8 और 1 होगा। 8 और 2, 10 और 1, 11। कितना हुआ, 11। अब इसके जो है कि क्या होगा, इसकी संयोजकता भी कितना हुआ, 1 होगा, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और यह जो है कि अपने 8 अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, यह जो है कि इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करना चाहेगा तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और 7 को इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे देखिए आपके पास थोड़े बहुत कोई चीज़ कमी होती है तो कोई व्यक्ति दे देगा। जैसे आपके पास अगर मान गए आपसे 10 रुपये की काम है, आपके पास अगर 8 रुपये है तो किसी से आप 2 रुपये मांग सकते हैं। लेकिन आपके पास क्या है, 10 रुपये का काम है और आपके पास 1 रुपये है, किसी से 9 रुपये मांगने जाइएगा तो वह क्या करेगा, जल्दी वह नहीं देगा, यानी वह देना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, बहुत कम है। थोड़ा बहुत रहता है तो कोई भी व्यक्ति पूर्ति कर देता है। वही कह रहा है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और यह 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने चाहेगा तो क्या होगा, यह इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो इसलिए यह क्या करता है, यह अपना इलेक्ट्रॉन जो है वह त्याग करके और इतना ही पर यह क्या होता है, निष्क्रिय बन जाता है, यानी यह अक्रिय तत्व बन जाता है।
यह जो है कि अब जब यह एक को त्याग कर देगा तो इसके पास इतना है, यानी इसके बाहरी कक्षा में कितना बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होगा यह आपका अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। तो यह इसकी जो संयोजकता है वह आपका कितना है 1 होगा। यानी सोडियम से पूछेगा, सोडियम आपका परमाणु संख्या 11 है तो उसकी भी संयोजकता 1 होगा, और क्लोरीन की संयोजकता जिसकी परमाणु संख्या 17 है तो इसका भी संयोजकता क्या होगा 1 होगा। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ पर डाउट है, यानी यह क्वेश्चन आपको अगर पूर्ण रूप से नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं आपको फुल डिटेल में के साथ जैसे 10-20 क्वेश्चन करके आपको पूर्ण रूप से इसका समझा दूंगा, यानी कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए इसका जो है कि आप ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यानी 66 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यानी यह जो है कि कौन सा पदार्थ है इसमें वह जो है कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन है जल या कांच या प्लास्टिक या मिट्टी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। यानी क्या कहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी जो है वह लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। यानी कह रहा है कि क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि कोई भी बिंब है, यानी कोई वस्तु है जिसका हमको क्या है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है और समान आकार का होना चाहिए। यानी जिस आकार का वह वस्तु है उसी आकार को हम क्या होगा हमको प्रतिबिंब ही प्राप्त होना चाहिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए हम उत्तल लेंस के सामने उसे कहाँ रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा है उत्तल लेंस, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सब में अलग अलग दिशा में प्रतिबिंब बनता है, सबका स्थिति अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या कहा है उत्तल लेंस कहा है। तो यह जो है कि देखिए यह आपका वक्रता केंद्र पर यानी क्या है 2F पर जब हम इस उत्तल लेंस में वस्तु को रखेंगे, यानी कि कोई भी वस्तु को, उसका जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा और समान आकार का, यानी वह जितना आकार का वस्तु होगा उतना ही आकार का उसका प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन में देगा द्वितीय मुख्य फोकस पर क्या है, यह आपका फोकस है। जैसे लेंस में 2 फोकस होता है, एक F और एक 2F, तो इसी 2F को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसको द्वितीय मुख्य फोकस या द्विमुख फोकस भी कहते हैं। तो आपसे ऑप्शन में जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में 2F पर, यानी क्या है लेंस के दूसरे मुख्य फोकस पर या द्वितीय मुख्य फोकस पर, तो ऑप्शन में आपको दे देगा कि वक्रता केंद्र पर या द्वितीय मुख्य फोकस पर, कोई भी दे देगा, वक्रता केंद्र दे या द्वितीय मुख्य फोकस दे, आपको वही टिक करना है। जैसे दोनों आपको नहीं देगा, ऑप्शन देगा तो सिर्फ वक्रता के अंदर देगा, नहीं तो सिर्फ द्वितीय मुख्य फोकस देगा, तो आपको वही टिक करना है। क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब और समान आकार का प्राप्त करने के लिए हम लेंस के क्या है वक्रता केंद्र पर या क्या है, जैसे कि लेंस के जो भी अक्ष होता है उसके हम वक्रता केंद्र पर या क्या है 2F पर यानी द्वितीय मुख्य फोकस पर जब रखेंगे तो वह हमको क्या देगा वास्तविक प्रतिबिंब और समान आकार का प्रतिबिंब हमको देगा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, यानी कोई जिसके क्या है जिसके पास सामान्य दृष्टि के यानी जिसके पास कोई दृष्टि दोष उत्पन्न नहीं है, तो उसके लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी कहे वह कितनी होगी। ऑप्शन है 20 मीटर या 2.5 मीटर, या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है 2.25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो देखिए सामान्य वयस्क के लिए जो आपका अल्पतम दूरी है वह आपका 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी राइट है। अगर आपसे पूछेगा कि सामान्य वयस्क के लिए क्या है सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी यहाँ पूछा है, अगर आपसे पूछ देगा कि क्या है अधिकतम दूरी क्या होगा, अधिकतम दूरी कितना होगा, तो वह आपका अनंत होगा, लेकिन न्यूनतम दूरी का है या अल्पतम दूरी तो आपका 25 सेंटीमीटर होगा। यहाँ आपका ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहे की परमाणु संख्या क्या है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे परमाणु संख्या जो है कि 3-4 क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका परमाणु संख्या कितना है। जैसे क्लोरीन का आपको बताया 17 है, सोडियम का 11 है, उसी प्रकार लोहा का जो परमाणु संख्या है वह आपका 26 है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपको परमाणु संख्या याद नहीं है तो आप 1 से 30 तक परमाणु संख्या लिख कर और उसे आसान याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका पूर्ण रूप से 10th का जो सिलेबस है वह आप 1 से 30 तक अगर याद कर लेते हैं तो आपका इससे पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इसी से आपका सिलेबस आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग
अर्थात उद्गर स्तंभ। अभी आपको पता है कि वर्ग को क्या कहते हैं, उद्गर स्तंभ, और क्षैतिज कतारें जो होती है वो आपका आवर्त होती है। तो वही कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की यानी उद्गर स्तंभों की संख्या होती है। तो कितनी होती है, उद्गर स्तंभ 18 होती है। यानी आधुनिक आवर्त कहा है तो 18 होगा, मेंडलीव की आवर्त कहता तो 8 होता। यहाँ आधुनिक आवर्त है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है देखिएगा, कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। यानी निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होता है वह आपका निर्गत कोण होता है। जैसे देखिए अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं तो आपतन कोण, अगर कहेगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं तो परावर्तन कोण, और पूछा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं तो यह आपका निर्गत कोण होगा। यानी आपसे तीनों में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, या हो सकता है 2 भी पूछ दे, 3 भी पूछ दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्या है, यहाँ पूछा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण तो निर्गत किरण होगा, आपतित किरण के साथ पूछेगा तो आपतन कोण, परावर्तित किरण के साथ पूछेगा तो परावर्तन कोण। यहाँ पे निर्गत किरण पूछा है, यह आपका निर्गत कोण होगा, ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 72 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। देखिएगा कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। यानी 1 मीटर जिसकी फोकस दूरी है उत्तल लेंस में, उसकी क्षमता क्या होगी। अब देखिए क्षमता को हम लोग पी से सूचित करते हैं और पी बराबर 1/f होता है। क्या होता है, पी बराबर 1/f होता है। यानी क्षमता जो है वह फोकस दूरी का विलोम होता है, यानी वही क्रम होता है। तो यही हमको पी क्या होता है, पी बराबर 1/f। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या है, एफ दिया हुआ है, यानी क्या है 1 मीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी हमको एफ दिया हुआ है। तो पी इक्वल टू क्या हम लिखे हैं 1/f। अब देखिए 1 का 1 रह जाएगा और एफ की जगह क्या है 1 आ जाएगा। इस 1 से 1 में काटेंगे तो 1 का 1 रह जाएगा। यानी क्या होगा, इस 1 से हम 1 में भाग देंगे तो हमारा 1 ही रह जाएगा। तो यह हमारा क्या हो गया 1d हो। अब देखिए यहाँ पे हमारा सब प्लस में है तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, ये प्लस में आया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपका एक माइनस में 1d है और एक प्लस में 1d है। तो देखिए अगर आपसे अवतल लेंस पूछता तो यह -1d होता। लेकिन क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन जो पूछता कि वह 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता, तो क्या है अवतल लेंस की क्षमता जो है वह ऋणात्मक होती है। तो 1 मीटर ही आता हमको, लेकिन क्या करते हम यहाँ -1d टिक करते हैं क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की जो क्षमता है वह धनात्मक होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर होते हैं। अगर आपको 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अमोनिया की अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। अभी आपको एक क्या बताएं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल में बताए हैं। यहाँ पे आपका क्या है, अमोनिया की अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात होता है। अब देखिए अमोनिया का सूत्र क्या होता है, यह आपका NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है अमोनिया का सूत्र। आप फटाफट से कमेंट कीजिए कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात क्या होगा। देखिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 1 है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 3 है, यानी कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन डी में दिया है 3:1। तो वही बात आपको बताया है कि अगर कहता है हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन तो 3:1 हो जाता है। अगर कितना है, जैसे इसमें हमारा नाइट्रोजन की परमाणु 1 है, हाइड्रोजन की परमाणु 3 है, तो जो पहले कहेगा उसको हम पहले रखेंगे। तो पहले नाइट्रोजन कहा है तो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन उसके बाद कहा है यानी 1:3 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है 3 है तो 1:3 हो गया। अगर आपका कहता है कि हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन 3 है और नाइट्रोजन 1 है तो 3:1 हो जाता। यहाँ पूछा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कार्बन क्या है। तो कार्बन जो है वह आपका अधातु है। क्या है, कार्बन अधातु है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है COOH, यहाँ पे है -COOH, यानी बॉन्ड इसको बोल सकते हैं बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। यानी यह जो है कि किसका अभिक्रियाशील मूलक है या किसका यह क्रियाशील मूलक है। ऑप्शन है कीटोन का या एल्डिहाइड का या कार्बोक्सिलिक अम्ल का या ईथर का। तो देखिए यहाँ पे आपका यह जो है COOH है यह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। अगर आपसे एल्डिहाइड का पूछेगा तो CHO
CHO होता है, क्या होता है बॉन्ड CHO होता है। कीटोन का पूछेगा तो ये आपका बॉन्ड CO होता है, क्या होता है बॉन्ड CO होता है। अगर अल्कोहल का पूछेगा तो यह आपका OH होता है, क्या होता है अल्कोहल का OH होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से पूछा है सिर्फ आपसे कि COOH जो है वह किसका क्रियाशील मूलक है, तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, यानी ऑप्शन C राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है देखिएगा, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है, जल से या CO2 से या ग्लूकोज से या डिक्टियोजम से। तो देखिए यह जो है आपका जल से बाहर निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन जो है वह जल से बाहर निकलता है, यानी ऑप्शन A बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है देखिएगा, कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम जो है वह कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में या लाल रक्तकण में या वर्णिलोक में या श्वेत रक्तकण में। तो देखिए क्लोरोफिल जो है वह आपका मैग्नीशियम जो है वह आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी ऑप्शन A बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कह रहा है 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। देखिए कहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो है वह अधिकतम होता है। तो देखिए आपको बता दें कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वह सबसे अधिकतम होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है। तो आपसे पूछा है कि किसकी जो है कि तरंगदैर्घ्य वह अधिकतम होगा, तो लाल रंग का। अब राइट है, यहाँ पे आपका 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है देखिएगा, कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, यानी विद्युत बल्ब जो होते हैं उसके अंदर का जो तंतु होता है जो बना होता है वह जो है कि जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, तो वह किसका क्या चीज़ का बना होता है, लोहे का या तांबा का या टंगस्टन का या एल्युमिनियम का। तो यह आपका टंगस्टन का होता है, यानी विद्युत बल्ब के अंदर जो तंतु लगा होता है यानी फिलामेंट जिसको बोलते हैं वह आपका टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन C राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। क्या है, लिटमस विलयन एक बैंगनी रंजक होता है जो कि कह रहा है कि यह किस पौधे से या किससे निकाला जाता है। ऑप्शन है लाइकेन से या लाल पत्ता गोभी से या हल्दी से या क्या है पेटूनिया फूल से। तो देखिए यह जो है आपका लिटमस विलयन जो है वह एक बैंगनी रंजक होता है जो कि आपका लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, यानी लाइकेन का जो पौधा होता है उससे हम लोग क्या करते हैं लिटमस विलयन निकालते हैं जो कि बैंगनी रंग का होता है। ये आपका ऑप्शन A नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। हम लोग यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन को देखेंगे, यानी हमारा क्या हुआ 80 क्वेश्चन पूर्ण रूप से 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या हुआ 80 क्वेश्चन जो है वह कंप्लीट हो गया 2 वीडियो में। अब देखिए हम लोग एक वीडियो में अगर देखते हैं 400 क्वेश्चन तो क्या होगा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे क्या होगा आप सही से समझ नहीं पाइएगा और देख नहीं पाइएगा। तो यहाँ पे हम सोचते हैं क्या कि आपको 40 क्वेश्चन करके और 400 क्वेश्चन जो है वो आपका 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और आप इसे आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। और कोई भी डाउट होगा किसी भी वीडियो में आप कमेंट करके बिल्कुल पूछिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और यही हम लोग के लिए मोटिवेशन होता है। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को कंटिन्यू कर सके। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और अगर आपको इसका जो है कि PDF चाहिए, जो भी आप क्लास कर रहे हैं उसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। आपको 80 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।